नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन एक दो दिन के हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, आज फिर एक बार पुनः उन क्वेश्चनों के एनालिसिस के साथ और उनके साथ साथ आपको कुछ रिवीजन जो 6-7 महीने का है ऑप्शन के जरिए आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन में भी के जरिए जो फैक्ट हैं बहुत ही ज़रूरी हैं दोस्तों आप सभी के लिए। और सर और आप लोगों को एक सूचना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बैच ऑफलाइन शुरू हुआ है ओम गुरुकुल एकेडमी में। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और काकादेव ओम चौराहे पर आ जाइए, आप ऑफिस से इंक्वायरी कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अच्छे क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन, दोस्तों जो पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने तेलंगाना के भद्राचलम मंदिरों के समूह, देखो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि भद्राचलम मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। वह रुद्रेश्वर जिसे रामप्पा मंदिर के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, मंदिर के तीर्थ यात्रा और विरासत बुनियादी ढांचे का विकास और परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की किस योजना के तहत मंजूरी दी गई? अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना के दौरे पे थी राष्ट्रपति माने द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने रामप्पा मंदिर और भद्राचल मंदिरों के समूहों को एक विकास की आधारशिलाओं की विकास परियोजना की आधारशिला रखी। किसके? 2 मंदिरों की। एक दोस्तों एक मंदिर है भद्राचलम, दूसरा है रामप्पा। अब बात करते हैं भद्राचलम मंदिर के। किसकी? दोस्तों भद्राचलम मंदिरों के समूह के। एक तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कितने पुराने हैं तो लगभग 350 वर्षों से अधिक का इनका इतिहास है। कितने वर्षों का? 350 वर्षों से अधिक का इनका इतिहास है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये इनके किसके काल से संबंधित है या जिनसे संबंधित? तो ये रामायण महाकाव्य है। किससे? रामायण महाकाव्य से रिलेटेड है ये, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए भद्राचलम मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही, क्योंकि जो चर्चे में होता है उससे दोस्तों उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पूछा जा सकता है ये तो कितने वर्षों से? 350 वर्षों पुराना इसका इतिहास है। दूसरा किस महाकाव्य से संबंधित है? रामायण महाकाव्य से संबंधित है। रामायण काव्य से मतलब जो 14 वर्ष भगवान राम उनकी पत्नी सीता माता जी और लक्ष्मण जी के साथ जो रहे कहाँ पे? ये भद्राचलम मंदिर के पास एक दंड कारण एक वन है, उन वनों में उनका निवास रहा था। कितने वर्षों? 14 वर्षों तक, इसलिए इनका संबंध रामायण महाकाव्य से माना जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों 350। और किस नदी के किनारे हैं ये दोस्तों? गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है मंदिर। किसके? आपको कितना जाना कि पूछा जा सकता है किस नदी के? गोदावरी के। और कौन से तरफ? बाएं तट पर स्थित है ये मंदिर। 350 वर्षों और रामायण महाकाव्य संबंधित, मतलब जो राम और सीता मैया प्लस लक्ष्मण जी जो रहे थे दंड कारण वन में, वो दंड कारण वन कहाँ पे है? ये भद्राचलम मंदिर के पास में पड़ता है दोस्तों। इतना जान लिया। दूसरा कौन सा मंदिर बात हुई है? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर दोस्तों अभी हाल ही में इसे मतलब 2021-22 में से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि विश्व विरासत स्थल में जो यूनेस्को द्वारा भारत के कितने स्थल उसमें शामिल अब तक हो चुके हैं, कितने स्थलों को वो विश्व विरासत स्थल घोषित कर चुका है। कौन? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है। अब बात है रामप्पा मंदिर। अब पूछ लिया जाए तो ये किससे संबंधित है? ये भगवान शिव जी से संबंधित है। किससे? शिव जी से। आपसे पूछा जा सकता है रामप्पा मंदिर दोस्तों किसके शासन में बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये मंदिर किसके शासन काल में बनाए जाते हैं या किस शासन से संबंध रखते हैं दोस्तों। 1312 ईस्वी में दोस्तों काकतीय वंश के शासकों द्वारा, किसके? काकतीय वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था।
देखो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल सूची में डाला गया अभी हाल ही में 1312 में काकतीय वंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और ये मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव जी से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि जो इन दोनों मंदिरों की में विकास की आधारशिला, विकास योजनाओं की आधारशिला द्रौपदी मुर्मू ने रखी थी, किस योजना के अंतर्गत रखी? तो दोस्तों एक योजना 2014 और 15 में भारत सरकार द्वारा तब चलाई, जब एक योजना हृदय उस समय बंद हो गई। 2014-15 के बाद से हृदय एक योजना थी जिसमें तीर्थ स्थलों के शहरों के निर्माण का या विकास का एक योजना थी, उसके जरिए विकास किया जाता है। किसका? तीर्थ स्थलों के शहरों के। उसके बाद में एक योजना आई प्रसाद योजना। प्रसाद योजना का कब शुरू हुई? 2014 और 15 में। इसके अंतर्गत दोस्तों तीर्थ स्थानों को का कायाकल्प और उनका समग्र विकास के लिए ये योजना अस्तित्व में। कौन सी? प्रसाद योजना। कब? 2014 और 15। किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों? ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसी योजना के तहत अभी हाल ही में इसमें दो मंदिर, रामाप्पा मंदिर और भद्राचल मंदिर की विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्या आंसर रहेगा दोस्तों? ये कब चलाई गई? 2014-15 में। किसके लिए? पर्यटन मंत्रालय के। इसका उद्देश्य क्या है? कि तीर्थ स्थानों के समग्र विकास के लिए इस योजना का अस्तित्व में आई। अब दूसरी देखो बी ऑप्शन, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना भी 2014-15 में अस्तित्व में आई। ये पर्यटनों के जो सर्किट है, क्षेत्र हैं, जो पर्यटन क्षेत्र हैं, उनके समग्र विकास के लिए, माने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और उनका जो भी क्षेत्र आ सकते हैं जैसे पर्यटन क्षेत्र में, उनका समग्र विकास के लिए इस योजना स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में चलाई गई थी। लेकिन अभी हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना 20 नाम से कब? 1 जनवरी 2023 से दोबारा शुरू की गई है। ये वोकल फॉर लोकल थीम है इसकी अब की बार, कि वोकल फॉर लोकल है थीम के साथ 2023 जनवरी में शुरू की गई। 1 जनवरी शुरू की, और इसमें बिहार के 2 राज्य गया और बौद्ध गया, या एक और शहर को, ये इनके 2 शहरों से अभी हाल में दोबारा स्वदेश दर्शन 20 शुरू की गई। ठीक दोस्तों, और कोई इसमें तो क्या आंसर हो गया? प्रसाद योजना। आपसे पूछ, क्योंकि रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, स्कीम के जरिए जो भी आधारशिला रखी गई उसका भी पूछ सकते हैं। किसने रखी आधारशिला? राष्ट्रपति जी ने रखी। कहां पर रखी? तेलंगाना में। और उन मंदिरों का क्या इतिहास है आपका, जो पूछा जा सकता है, वो हमने आपके सामने रख दिया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं हाल ही में निम्नलिखित किस अभियान को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ, या की अलग हटा दीजिए, ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस माने IACP अवार्ड से नवाजा गया? ए ऑप्शन दोस्तों निजता अभियान, बी ऑप्शन नई चेतना अभियान, या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को, या सफाई कर्मचारियों का जो विकास कार्यक्रम एक अभियान चलाए गए, उस अभियान को दोस्तों, किस अभियान को? ये जो पुरस्कार है कौन सा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स पुलिस। ये अभियान अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक, किसका? अमेरिका का। इस जो संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, वो संस्था अमेरिका के टेक्सास शहर में, इसका मुख्यालय कौन से शहर में? टेक्सास शहर में इसका मुख्यालय अमेरिका में। कि ये पुरस्कार सभी पुलिस कर्मियों जो जिला में तैनात होते हैं उनको दिया जाता है एक विशेष कार्य के लिए। देखो किसे मिला? ये मिला है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राजनंदा गांव एक है, उसमें एक अभियान चलाया गया था और नशा के विरोध में, किसमें? नशा के विरोध में दोस्तों एक अभियान चलाया गया था, निजता का अभियान। इस अभियान को ये पुरस्कार दिया गया, किसमें? संस्थागत श्रेणी में दिया गया। आपसे पूछा जाता है किस श्रेणी में दिया गया? दोस्तों संस्थागत श्रेणी में दिया गया निजता अभियान को। ठीक, इसका आंसर है। अब बात करते हैं नई चेतना अभियान का। नई चेतना अभियान दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई और लिंग जो भेदभाव होता है उसके लिए चलाया गया। किसके? लिंग भेदभाव ना हो, महिलाओं के लिए, विशेष महिलाओं के लिए इसको चलाया गया। ठीक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लिंग भेदभाव में लिंग से कोई पक्षपात न करे महिलाओं के लिए।
ठीक है। अब बात करते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 2022-23 से लेकर शिक्षा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए से अभी हाल ही में आधार से इसको शुरू की है। किसकी? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। कब से? 2022-23 से लेकर 2026 और 27 तक। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों में कम से कम ये 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, मतलब 5 करोड़ लोगों को कवर करेगी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसके द्वारा चलाएगी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक? 2022-23 से 2026-27 तक। इसका एक ही मुख्य कार्य है कि शैक्षिक योग्यता और संख्यात्मक योग्यता को तैयार करना, विद्यार्थियों को शैक्षिक योग्यता तैयार करना, उनमें संख्यात्मक योग्यता को विकसित करना, इसका काम। और सफाई कर्मचारी के विकास के कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक कार्यक्रम अभी हाल में चलाया था। किसमें? तमिलनाडु सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके ऑप्शन भी है। नई चेतना अभियान लिंग के लिए मैंने जैसे महिलाओं के साथ सुरक्षा के मद्देनजर ही चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? ये चलाई गई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों के लिए 5 करोड़ लोगों को कवर करेगी। कब से कब तक? 2022-23 से लेकर 26-27 तक दोस्तों। और सफाई कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम योजना है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों। तो इसका जो एसोसिएशन ऑफ द चीफ्स ऑफ पुलिस संस्थागत श्रेणी में कैसे दिया है? निजता अभियान को, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशे के विरोध में ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन के। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये ऑप्शन शिवा चौहान, लक्ष्मी सिंह, मेघना अहलावत और या बॉबी किन्नर। इसमें जो आंसर है शिवा चौहान अभी हाल ही बनी है। ठीक है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। बी ऑप्शन लक्ष्मी सिंह है दोस्तों। अभी पिछले कुछ वीडियो हमने ऑप्शन मारे तो एक त्रुटि हो गई थी, गलती है, हम आपको यहाँ सुधार कर रहे हैं कि लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला कमिश्नर बनी, ये तो करेक्ट है। लेकिन हमने उस वीडियो में आपको लखनऊ बता दिया, लेकिन दोस्तों गलत है। वो लखनऊ की जगह आपने अगर नोट कर लिया हो तो उसे सही कर लेना गौतम बुद्ध नगर के ये इन्होंने पदभार ग्रहण किया। किस जिला का? गौतम बुद्ध नगर का। ठीक। कहाँ की बनी? यूपी की पहली महिला कमिश्नर बनी और गौतम बुद्ध नगर की। ठीक, करेक्शन कर लेना। अब बात करते हैं मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष नियुक्त हुई। पहली महिला अध्यक्ष है ये। कौन सी? पहली महिला अध्यक्ष है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कौन सी? मेघना अहलावत। और बॉबी किन्नर पहली पार्षद हैं ये जो ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों। कौन सी? पहली पार्षद है। किस पार्टी की? आम आदमी पार्टी, जिन्होंने नई दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र से सुल्तानपुरी क्षेत्र के कांग्रेस को प्रत्याशी को हराया। किससे हैं? आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। ये पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी। तो पूछा क्या गया? तैनात होने वाली शिवा चौहान। लक्ष्मी सिंह के बारे में आपने जान लिया। मेघना अहलावत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसमें पहले शब्द लग जाए वो तो कुछ विशेष ही हो जाता है, खासकर महिलाओं के पक्ष में, क्योंकि ये युग भी महिलाओं के लिए ही उनका वो अपने क्षेत्र में ज्यादातर विकास कर रहे हैं, इसलिए उनका क्वेश्चन उनके संबंध में ज्यादा पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक। हाल ही में लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में दोस्तों समिति का गठन किया गया? किसकी? नित्यानंद राय की, या न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की, या न्यायाधीश SJ वजीफदार। यहाँ वजीफदार कर लेना। ठीक दोस्तों, वजीफदार नहीं, वजीफदार कर लेना। वजीफदार नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में लद्दाख में किसके? लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन के लिए, या वहाँ के रोजगार के लिए, या वहाँ लद्दाख के लोगों की रक्षा के लिए एक समिति की समिति का गठन किया गया कि उन बातों पर विचार करे वो समिति। उसकी अध्यक्षता किसने?
दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस समिति का गठन किया गया। पूछा जा सकता है किस मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया दोस्तों। और केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों इस समिति का गठन किया गया। किसके? नित्यानंद राय जी, जो बिहार राज्य से आते हैं। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री की बात करें तो अमित शाह जी हैं, वो सहकारिता मंत्री भी है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, नित्यानंद राय जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में लद्दाख में अनूठी संस्कृति, भाषा, रोजगार और रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए अध्यक्षता का किनके नेतृत्व में? नित्यानंद राय की। अब बात करें बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। यूपी के संबंध में ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन सा नाम? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। क्योंकि अभी हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निकायों में ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए निकाय चुनाव को जल्दी कराने की आदेश दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार को। ठीक, जो भी आरक्षण का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए एक ओबीसी आयोग का गठन किया गया। उस ओबीसी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। अभी हाल ही में किया गया दोस्तों, 2-4 दिन में। किसके? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण के लिए किसमें? स्थानीय निकायों के में आरक्षण के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग स्थानीय निकाय में जो ओबीसी आरक्षण है उसको देखेगा, उसका निस्तारण करेगा। किसके अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के। ठीक, अब बात करते हैं सी ऑप्शन, न्यायाधीश एज वजीफ दार्ग। ये पंजाब और हरियाणा के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन? न्यायाधीश एस.जे. वजीफा। इनको सेबी ने, किसने? सेबी ने जो कॉर्पोरेट जगत जो कोई भी जमीन या अधिग्रहण करता है, उस अधिग्रहण करने के नियमों की समीक्षा के लिए किसके? जो भी जैसे यहाँ पे हाईवे निकला तो उस जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, किसानों की जमीन या कोई प्लांट लग रहा है तो अधिग्रहण किया जाता है। उस अधिग्रहण कॉर्पोरेट द्वारा जो जमीन अधिग्रहण किया जाता है, जो नियम है उनके, उन नियमों की अध्यक्षता के लिए दोस्तों इन समिति का गठन किया गया। उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? न्यायाधीश एस वजीफ दार। ठीक दोस्तों, दोनों तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही समितियां किसी न किसी पेपर में दोस्तों पूछी जा सकती हैं। खासकर बी ऑप्शन वाले न्यायाधीश राम अवतार से जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ओबीसी आरक्षण के लिए, किसके लिए पूछा जा सकता है? ये किसके आरक्षण देते? ओबीसी आरक्षण। और किसके लिए? स्थानीय निकाय जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में होने हैं दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस 1 जनवरी, 4 जनवरी या 25 दिसंबर या 18 दिसंबर दोस्तों कब मनाया जाता है? ये विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। इसका आंसर हो गया बी। अगर बात कर दे 1 जनवरी के बारे में बताया था कि 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस के तौर बनाते। कौन से? वैश्विक परिवार दिवस के तौर पर मनाते हैं 1 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अब बात करते हैं 25 दिसंबर। 25 दिसंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सा? 25 दिसंबर सुशासन दिवस दोस्तों। सुशासन दिवस 2014 में पहली बार मनाया गया था और 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह दिवस दूसरी बार मनाया गया था। अभी कब से कब तक? 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन, जो कि 3 बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री रह चुके। एक दिन 13 महीने और एक पूरा कार्यकाल। ठीक, उनको 2015 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई और इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 में। ठीक, अब बात करते हैं 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। किसके? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के तौर पर 18 दिसंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटें पूछी जाती हैं और दिवस के ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके सामने आ जाता है। और आप देखो कभी कभी ऐसे दिवस पूछ लिया जाता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लगातार ऑप्शन के जरिए हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए, सिर्फ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे आप लोग मैथ की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही करंट अफेयर या जीएस की भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तभी हम लोग कहते हैं जीएस कम आती है, जीएस में नंबर 25 में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। कैसे हो पाएंगे? प्रैक्टिस नहीं कर। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों नलिन नेगी, यहाँ नेगी कर लेना दोस्तों, नलिन नेगी, हेमंत गुप्ता या प्रीति सूदन या सुंदर रमण राम मूर्ति को। देखो अभी हाल ही में नलिन नेगी को भारत पे का सीईओ के रूप में नियुक्त किया। अब दूसरा बी ऑप्शन है हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय नई दिल्ली में स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? हेमंत गुप्ता को। सुंदर रमण राममूर्ति को दोस्तों बात करते हैं अगर हम तो उनको दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? सुंदर रमण राममूर्ति को। बात करते हैं प्रीति सूदन की, उनको संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। ठीक है, किसको? प्रीति सूदन को, यूपीएससी का सदस्य। ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी हैं, स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं पूर्व। इनको लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाया गया है। ठीक है, चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो गया? नलिन नेगी। किसका? भारत पे का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। किसमें? मनरेगा में जो उपस्थिति दर्ज हाजिरी भरी जाती थी वो अब डिजिटल माध्यम से उस जगह की फोटो के सहित भेजना पड़ेगा। मतलब डिजिटल रूप से हाजिरी कैप्चर की जाएगी। दोस्तों अभी 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है। दोस्तों पूछा गया आपसे कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? इसको दोस्तों 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं दोस्तों, इनके मंत्रालय के द्वारा कब? 2021 में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। और देखो मनरेगा में हाजिरी उपस्थित, तो मनरेगा क्या है दोस्तों? और मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त नरेगा नाम से शुरुआत की गई थी। ये सबसे बड़ा विश्व भर में ग्रामीणों के रोजगार के लिए एक अभियान है, विश्व का सबसे बड़ा है दोस्तों, याद रखना। नरेगा नाम से मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरुआत हुई। कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 23 अगस्त 2005 को, लेकिन इसका नाम बदल कर कब? 2 अक्टूबर 2009 से बदल कर इसमें क्या महात्मा गांधी शब्द आगे लग गया, महात्मा गांधी। तो अब इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गांव में इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित होता है अगर इसका कोई भी सदस्य। ये अकुशल श्रमिकों के लिए ये योजना है, जिसके पीछे कोई भी दक्ष स्किल नहीं होता है उसको योजना का लाभ मिलता है। किसके द्वारा दोस्तों? ये कार्यक्रम भी, अधिनियम भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल मोबाइल सिस्टम को लॉन्च किया है मनरेगा की उपस्थिति के चक्कर में। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान कितने लोगों को 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे? देखो अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष के बाद 9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व
किया था। ठीक, किसने? महात्मा गांधी ने। इन्हीं के इसी दिन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारत के योगदान में, प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये दिवस के तौर पर हम कब से 2003 से प्रत्येक वर्ष मना रहे हैं। इनका सम्मेलन भी हम जब शुरुआत की गई थे प्रत्येक वर्ष मनाते थे, लेकिन 2015 में इसे संशोधित करते हैं, 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन करें। तो आप पिछली बार जब अभी 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें तो ये दोस्तों 8 से 10 दिसंबर, नहीं दोस्तों सॉरी, 8 से 10 जनवरी को 2023 को इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा इसके सम्मेलन की आयोजन? ये होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में, इंदौर MP में। ठीक दोस्तों, कौन सा सत्र होगा इसका? ये 17वां सत्र होगा। पूछा जा सकता है आपसे किसी भी रूम में दोस्तों, इसके फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक, कौन सा 17वां? अगर आपसे 16 पूछ ले तो वर्चुअल मोड में हुआ था नई दिल्ली में उस दौरान कोविड का। और आपसे पूछ लिया जाता है प्रत्येक सम्मेलन में जब भी इसके आयोजन होता है तब एक पुरस्कार दिया जाता है। वो पुरस्कार अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल का कोई हो या प्रवासी भारतीय जो भी है, उनके लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो। ठीक दोस्तों, आपकी बार प्रवासी सम्मेलन में हर बार एक मुख्य अतिथि होता है। आपकी बार गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि। विदेश मंत्रालय के अनुसार किसके? विदेश, अभी और कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय की सूचना है कि गुयाना के राष्ट्रपति जो मोहम्मद इरफान अली आपकी बार जो 17वें सत्र के इसके मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, आपकी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को ये अप्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजी। उसमें प्रमुख तौर पर मोहम्मद इरफान अली को भी दिया जाएगा, दर्शन सिंह लाठवलिया को भी दिया जाएगा जो अमेरिका में संबंधित है, और पीयूष गुप्ता जो DSB समूह के CEO हैं। बहुत अच्छा नाम अमित कैलाश चंद्र लाठी को मिलेगा, जिन्होंने यूक्रेन संकट पर भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए दोस्तों भारतीय अधिकारियों की सहायता की थी। कैसे? अमित कैलाश चंद्र लाठिया। तो प्रमुख नाम ये मोहम्मद इरफान अली को भी मिलेगा। इनके साथ साथ कितने लोगों को? 27 लोगों को दिया जाए। ये गोयना, इंडो गोयना मुस्लिम से संबंधित रखते हैं। ठीक दोस्तों, पूछा जाता है मुख्य अतिथि के बारे में पूछा जा सकता है, किस देश से राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, इनके पुरस्कार के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा सत्र आयोजित होगा, कब से कब होगा, कहाँ होगा, किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है, ये सब हम आपको बता दिया। पूछा क्या गया कितने लोगों को अब की बार मिलेगा? 27 लोगों को ये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कब 31 सितंबर 2022 को सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? ये कर्नाटक के देवनहल्ली में रखी गई। कहाँ पे? आप ये समझिए, कर्नाटक के देवनहल्ली में। ठीक, इसके साथ साथ है जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, उसके भी आवासीय एवं प्रोफेशनल पर्सनों का भी शिलान्यास इसके साथ साथ दोस्तों किया गया। अब इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको प्रशिक्षण करना, और इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या है कि जो इनके सेना है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सैनिकों के कार्यों का और सुगम बनाना, इसका प्रमुख कारण। अभी तक 5 शहरों में ये प्रशिक्षण विद्यालय उपस्थित हैं। सबसे पुराना की पूछ लिया जाए तो चंडीगढ़ में इसका जो प्रशिक्षण विद्यालय है किसका? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सबसे पुराना कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। अब पूछ लिया कब? 1973 में इसकी स्थापना होगी। चंडीगढ़ में है दोस्तों। दूसरा हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और गाजियाबाद, ये 5 शहरों में वर्तमान ये विद्यालय केंद्रीय गुप्त प्रशिक्षण विद्यालय वर्तमान में स्थित है। कितने? चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और गाजियाबाद पूछे जा सकते। 6वां ये है कहाँ पे? कर्नाटक के देवनहल्ली में। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन।
अब बात हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस अभियान की शुरुआत की? भारत इस समय दोस्तों G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक पहली बार भारत G20 की शिखर सम्मेलन की भी बैठक करेगा दोस्तों। तो इसे अभी हाल ही में किसने पूछा जाए किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने 2 अभियानों को लॉन्च किया। एक किया स्टे सेफ ऑनलाइन, दूसरा किया G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। पूछे जाते हैं कि अश्विनी वैष्णव द्वारा 2 अभियानों को, जैसे स्टे सेफ ऑनलाइन और दूसरा G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। आपसे पूछ लिया जाता है, उद्देश्य पूछ लिया जाता है कि स्टे सेफ ऑनलाइन का उद्देश्य क्या? दोस्तों अभी हाल ही में जो ऑनलाइन ग्राहकी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा उपयोग बढ़ा है, उस उपयोग के लिए उनके खतरों के लिए जागरूक करना, इसका लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। किसका? स्टे सेफ ऑनलाइन का। और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का दोस्तों जो भी टेक्निक स्टार्टअप्स के जरिए G20 के देशों के स्टार्टअप्स के जरिए जो भी आधुनिक तकनीक विकसित हो रही है, उन तकनीकों को के बारे में जागरूक करना, उनका उपयोग कैसे कर सकें उनके बारे में इसके जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी, जिसके G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है। आपको सिर्फ इतना किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। इसका आंसर क्या हो गया? अब बात करें बी ऑप्शन, ऑपरेशन मेघचक्र। ये दोस्तों CBI द्वारा चलाया गया, किसके? बाल यौन शोषण को रोकने में के लिए। ठीक, बाल यौन शोषण, जो बच्चों का यौन शोषण होता है उसके रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा दोस्तों चलाया जा रहा है, जो भांग की खेती और क्रय विक्रय उसके रोकने के लिए ये चलाया जाएगा ऑपरेशन परिवर्तन। और ऑपरेशन आहट की बात करें दोस्तों तो ये रेलवे पुलिस बल द्वारा चलाया जा रहा है, किसी बच्चों एवं महिलाओं को तस्करी से बचाने के लिए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव ढाका लिस्ट फेस्ट का कौन सा संस्करण आयोजित? देखो 3 साल से रद्द चल रहा है कोविड के चक्कर में दोस्तों। ये बांग्लादेश के कब 5 से 8 जनवरी 2023 में इसका आयोजन बांग्लादेश के ढाका में आयोजित होगा। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है दोस्तों। ठीक, इसमें नोबेल के साहित्य पुरस्कार प्राप्त करता अब्दुल रज्जाक गुरनाह सहित 500 से ज़्यादा साहित्यकार लोग भाग ले रहे हैं। जो आयोजक है, इन आयोजनों ने इसको विचारों का उत्सव इसे किसका क्या घोषित किया? विचारों का उत्सव। पूछा जा सकता है क्या टैगलाइन जारी किया है? बोला है विचारों का उत्सव। अब्दुल रज्जाक गुरनाह सहित 500 अधिक साहित्यकार इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए बहुत चर्चा में रहेगा। कब से कब तक? 5 से 8 जनवरी में। और 3 साल रद्द रहने बाद अब की बार 10वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी? ये लिखी दोस्तों काकी माधव राय ने। आप बात करके गौतम बोरा ने दोस्तों नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, बहुत चर्चित पुस्तक है क्या? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नामक की पुस्तक की। PB अय्यर की बात करें तो फिट एट एनी एज नाम से एक पुस्तक रखी, किसने? PB अय्यर ने। मानसी गुलाटी की बात करें तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नाम से एक बहुत अच्छी किताब किसने? मानसी गुलाटी ने लिखी है। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। संबंधित थी गायिका या भारत पाक युद्ध के हीरो या अमेरिका खेल पत्रकार या पूर्व अर्थशास्त्री। दोस्तों सुमित्रा सेन पश्चिम बंगाल की एक गायिका थी। कहाँ की? पश्चिम बंगाल। पूछा जा सकता है सुमित्रा सेन का संबंध किस राज्य से है? कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। वो एक गायिका की और इनकी कितनी एज पे मृत्यु? 89 वर्ष पे इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं भारत पाक युद्ध के हीरो। तो 1971 में जो युद्ध हुआ था, इनको हीरो भैरव सिंह राठौड़, क्या नाम है? भैरव सिंह राठौड़,
इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गई। इनको 1972 में भारतीय सेना की तरफ से पदक भी मिल रहा है, भारतीय, ठीक है, सैनिक पदक से भी नवाजे। अब बात करते हैं अमेरिकी खेल पत्रकार। एक कतर में अभी हाल में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ, 22वां फीफा विश्व कप। उसके अर्जेंटीना और नीदरलैंड के मैच के कवर के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है? ग्रांट वेहेल, ठीक है, इनका ग्रांट वेहेल नाम है। और इन्होंने आठवां ये फीफा विश्व कप था जो इन्होंने कवर किया। दोस्तों, पूर्व अर्थशास्त्री योगेंद्र के, देखो दोस्तों, योगेंद्र के अलग एक अलग समिति है दोस्तों, आप लोग सुनिए, गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण के आधार पर होना चाहिए। इनकी एक रिपोर्ट थी, गरीबी रेखा का निर्धारण किससे? पोषण के हिसाब से। इनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये भी एक पूर्व अर्थशास्त्री थे। पूछा जाए, सुमित्रा सेन एक गायिका थी। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन आज के खत्म हो गए। वन लाइनर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छूटे नहीं, इसलिए हमने वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने। हाल ही में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। देखो, इनकी 192वीं जयंती मनाई गई और ये महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहली महिला थी और ये पहली शिक्षिका भी थी। क्यों थी? महिला शिक्षिका की, इसलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूछा जाता है कौन सी जयंती बनाई गई? 192वीं जयंती कब बनाई गई? 3 जनवरी को इनकी 192वीं जयंती। अब इनका जन्म पूछ लिया जाए तो 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ठीक, इतना जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 1929 शुरू हुआ? दोस्तों, अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में अब की बार चुनाव होने हैं इस साल 2023 में। कहाँ? त्रिपुरा में। वहीं पर चुनाव आयोग ने मिशन 1929 की शुरुआत की है। दोस्तों, क्यों? इनका लक्ष्य है चुनाव आयोग का कि इस ऐप के जरिए लगभग 90% मतदान वहां का पहुंचाया जा सकते हैं, जागरूक करना। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा है इस समय। आप लोग एक कमेंट करना कि त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक दोस्तों, कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में। इसका एक ही उद्देश्य है कि मतदान 90% तक पहुंचाना। कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग द्वारा। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की बैठक का उद्घाटन कन्नूर, केरल में किया गया। दोस्तों, और केरल को जो मुख्यमंत्री हैं सीएम पिनराई विजयन, उनके द्वारा इसका बैठक का उद्घाटन किया गया। किसकी? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की बैठक था। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। दोस्तों, यूरोपीय संघ बहुत ही चर्चे में है इस समय। दोस्तों, ठीक, 1 जनवरी 2023 से स्वीडन ने 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली। किस देश ने? स्वीडन ने। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, ये दूसरा चरण नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 3 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक। ठीक दोस्तों, चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का प्रतीक नियुक्त किया? आप लोग मैथिली ठाकुर कहाँ से, आप लोग पता ही होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिहार राज्य का। कहाँ का? बिहार राज्य का। दोस्तों, आज के करंट के क्वेश्चन जितने भी अच्छे बन सकते थे आपके सामने आज हमने कराए। क्वेश्चन कैसे लगते हैं क्वेश्चन आपको, या कंटेंट कैसा लगता है आपको, कोई भी सुधार देना हो तो दे सकते हैं और पढ़ते रहिए। ओम गुरुकुल चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो जिसने नहीं किया है दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सर्दियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।